सभी एग्जिट पोल्स आप लोगों ने देख लिए हैं और सभी एग्जिट पोल इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में साल 1996 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा लग रहा है सबसे बड़ा मैंडेट लोगों का नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलने जा रहा है। ये तमाम लगभग एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। वहीं पर कुछ चैनलों का एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगभग 31 सीटें जीत रही है। गुलिस्तान न्यूज के एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें 28 से 30 नेशनल कॉन्फ्रेंस, 28 से 30 बीजेपी, 4 से 6 कांग्रेस और पीडीपी को भी 7 से 8 सीटें देकर बताया जा रहा है कि ये 4 पार्टियां जो है मुख्य पार्टियां होंगी और बाकी जितने भी सीटें हैं वो इंडिपेंडेंट्स के बीच में बढ़ जाएंगी। 2 दिन की बात है और 2 दिन के बाद 8 अक्टूबर को इस वक्त सरकार बनने का गणित तैयार हो रहा होगा और सरकार बनने के गणित को लेकर अलग अलग पार्टियां आपस में सर जोड़कर बैठेंगी और तय करेंगी कि सरकार कौन बनाएगा। जम्मू कश्मीर में सरकार कौन बनाएगा, इस सवाल का जवाब इस हद तक तो मिल चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जिस तरीके से चीजों को मैंने देखा है या जो जमीन से निकल कर आया है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। नंबर 2 पर भारतीय जनता पार्टी होगी, नंबर 3 पर पीडीपी रहेगी, नंबर 4 पर कांग्रेस होगी, नंबर 5 पर अपनी पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, ज्यादा प्रोबेबिलिटी जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद अपनी पार्टी, उसके बाद अवामी इत्तेहाद पार्टी और उसके बाद बाकी जितनी भी जमातें हैं उनका भी नंबर होगा। ये एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। मगर मेरी गुजारिश आपसे, एग्जिट ये शाह यूसुफ हैं बेसिकली, मैं आपको बता, एग्जिट पोल्स का जहां तक ताल्लुक है, इन एग्जिट पोल्स को ज्यादा सीरियसनेस के साथ लेना ठीक बात नहीं है। इसलिए सीरियसनेस के साथ ना लें इनको, क्योंकि एग्जिट पोल जब करवाए जाते हैं तो आबादी जम्मू कश्मीर की 1,40,00,000 है, इसमें बिल्कुल एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है। छोटे से सैंपल से एग्जिट पोल करके ये अंदाजा लगाया जाता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मगर रोज़े रोशन की तरह एक हकीकत जो इन असेंबली के इंतखाबात से पहले भी आया थी, अब भी आया है, लोकसभा के इलेक्शनों में भी हमने देखा कि वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनंतनाग और श्रीनगर दोनों लोकसभा सीटें जीती और उसके बाद बारामुल्ला में अगर डार्क हॉर्स इंजीनियर रशीद नहीं होते तो शायद उमर अब्दुल्ला उस सीट पर से कामयाब हो जाते, ऐसा लग रहा था। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली के इंतखाबात हैं और इंतखाबात में साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर सकती है, यह आदाद शुमार बताते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें कितनी होंगी? एक सर्वे कहता है कि 28 से 30, दूसरा सर्वे कहता है 32, तीसरा सर्वे कहता है 34, चौथा सर्वे कहता है 36। और मुझे हैरानगी हुई कि कई जगहों पर नेशनल चैनलों के ऊपर नेशनल चैनलों को इस बात की खबर ही नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट कोलिशन में सबसे मजबूत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। उन्हीं की सीटें होंगी जो 30 का नंबर क्रॉस करने की जिनकी प्रोबेबिलिटी है, और कांग्रेस सिमट कर 4 से 6, या अगर कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा चमत्कार किया तो कांग्रेस 6 से 10 के बीच में और 10 से आगे भी जाने की संभावना तब है जब कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो। अगर कोई चमत्कार नहीं होता तो कांग्रेस 4 से 6 के बीच में रहेगी। और इस मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस 34 जाती है, 32 जाती है, 28 जाती है, 6 जोड़ेंगे भी तब भी 34 आ गई, 6 जोड़ेंगे तब भी 40। उसके बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार बनाने के लिए 8 लोगों की और जरूरत है। अलग अलग चैनलों के ऊपर चल रहा है 46 का आंकड़ा, वो गलत है। 46 लोगों की जरूरत सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि 48 लोगों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए। 48 का आंकड़ा पार होगा उसके बाद जाकर ही जम्मू कश्मीर में किसी राजनीतिक दल की सरकार बनेगी। तो 48, तो इसका मतलब यह है कि उस सूरत में अगर पीडीपी 8 से 10 सीटों पर आती है या 6 से 8 सीटों पर भी आती है तो किंग मेकर की भूमिका में पीडीपी
आ सकती है। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नंबर 35 को क्रॉस कर गया तो फिर किंग मेकर की कोई जरूरत नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं पड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ेंगे वो सारे इंडिपेंडेंट घाटी से, जिनको यह लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर उनका आने वाला मुस्तकबिल और आने वाला फ्यूचर सिक्योर है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आरपी सिंह ने भी एनडीटीवी पर एक बयान दिया, जिस बयान में उन्होंने यह कहा कि हमें नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतना नंबर आएगा, हमें लगता है कि नंबर कम होगा और जिस वक्त नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। वो जाहिर सी बात है, पत्रकार भी कह रहे हैं, वो एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि नतीजे चौंकाने वाले होंगे, नतीजे परेशान करने वाले होंगे। मिसाल के तौर पे बिश्नाह सीट जम्मू में, वहां पर नीरज कुंदन जब चुनाव लड़ने आए थे तो बहुत कमजोर थे, लेकिन अब खबर यह है कि नीरज मुकाबले में है। राजौरी की सीट, वहां पर इफ्तिखार एक डार्क हॉर्स के तौर पर पहुंचे और अब इफ्तिखार मुकाबले में है भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विबोध गुप्ता के। किसी ने नहीं सोचा था कि नौशेरा में सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रत्याशी हैं वो कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना को देंगे। तो वहां भी कांटे की टक्कर है, यानी वहां भी क्लैरिटी के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर रही है। और मैं से आपको कहा कि जब एदाद-उश-शुमार हो तो उन एदाद-उश-शुमार के चलते आपको चीजों में फंस के रहने की जरूरत नहीं। उसके बाद छंब में आइए आप, वहां संभवतः कांग्रेस की पोजीशन अच्छी थी, लेकिन कांग्रेस ने मैंडेट दिया ताराचंद को। अब वहां पर आजाद उम्मीदवार सतीश शर्मा मजबूत नजर आ रहे हैं और अगर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो उस त्रिकोणीय मुकाबले में अभी भी सतीश को एज दिया जा रहा है, मगर आप बीजेपी को वहां पर रूल आउट नहीं कर सकते, आप वहां पर अन्य बाकी जो कांग्रेस को रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो यहां पर भी पेच फंसा हुआ है। उसके बाद आप आते हैं मड़ में, वहां पर सुरेंद्र भगत हैं, मोहनलाल कैथ हैं और मूलाराम है, 3 लोग हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है, बाजी किसी भी तरफ जा सकती है। तो यह भी एक सीट है जिस सीट को कहा जा सकता है कि यह भी कोई क्लियर सीट नहीं है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है या यहां पर कांग्रेस जीत रही है या यहां पर आजाद उम्मीदवार जीत रहा है। तो इसको भी अब इसको भी इस सीट को भी उसी गणित में लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप आते हैं जम्मू साउथ और बहू की 2 सीटों के ऊपर। यहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दावा है कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगा और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने भी यह कहा है कि ये दोनों सीटें हम बड़ा कंफर्टेबली जीतेंगे, पर मुकाबला इन दोनों सीटों के ऊपर है। तो ये जम्मू की सीटों का मैं आपको आंकलन बता रहा हूं, जिन सीटों के ऊपर कांग्रेस की भी दावेदारी है और बीजेपी की दावेदारी भी, और देखना यह होगा कि नतीजा इन सीटों पर क्या आता है। उसके बाद जब आप कठुआ चले जाते हैं, बसोली में जैसे मैंने आपको कहा मुकाबला चौधरी लाल सिंह और वहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो वहीं के रहने वाले हैं उनके बीच में। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िए, आप जब वहां से निकलते हैं आप आते हैं बन्नी में। बन्नी में डॉक्टर रामेश्वर, मतलब वो एक अजीबो गरीब ढंग से एक मजबूत प्रत्याशी बन के उभरे हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के साथ सीधी सीधी टक्कर है और टक्कर में वहां पर कांग्रेस भी है। लेकिन एज अभी बताया जा रहा है कि डॉक्टर रामेश्वर को है, आजाद उम्मीदवार को। अब उस सीट को भी आप गिन लीजिए। फिर उसके बाद अब बन्नी से नीचे आइए, बसोली की बात की मैंने, फिर आप जसरोटा की बात कीजिए, कठुआ की बात कीजिए, हीरानगर की बात कीजिए। इन सीटों के ऊपर बताया जा रहा है कि बीजेपी कंपैरेटिवली कंफर्टेबल है, कोई परेशानी वाली बात यहां पर नहीं है। विजयपुर को लेकर कहा जा रहा है कि वहां पर मुकाबला है, सांबा को लेकर कहा जा रहा है वहां पर मुकाबला है, रामगढ़ को लेकर कहा जा रहा है वहां पर मुकाबला है। मगर इन सीटों का पुराना इतिहास ध्यान में रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए आज की जो एग्जिट पोल है वो ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालते हैं। उसके बाद आप उधमपुर आइए तो उधमपुर में आरएस पठानिया का उधमपुर ईस्ट की सीट के ऊपर पवन खजूरिया के साथ डायरेक्ट मुकाबला है। उसके बाद पवन गुप्ता का और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कैंडिडेट के कारण उनका मुकाबला अब कड़ा हो गया है कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ। अब वो कांग्रेस के प्रत्याशी जिस वक्त चुनाव मैदान में उतरे थे तो 8-10 हजार के करीब करीब थे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो भी 20 हजार का आंकड़ा वोट्स का वहां पर टच कर सकते हैं। तो आप उस सीट पर भी देखिए कि मुकाबला सीधा सीधा है। हर्षदेव सिंह
और बलवंत सिंह मनकोटिया के बीच में जब आप दोनों कैंडिडेट्स को पूछे तो दोनों कहते हैं हम कंफर्टेबल हैं, लेकिन जब आप लोगों से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से, और वहां पर जो लोग जमीन पर बैठे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि जनाब पोलिंग स्टेशन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। आखिरी राउंड तक नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, लेकिन 8 अक्टूबर को क्या होगा वो तो जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा। अभी तो फिलहाल दावे हैं तो वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब वहां से आप निकल कर आइए कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, रियासी में कटरा की सीट के ऊपर जुगल किशोर का वो एक बयान, डीपीएपी के नेता थे, बाद में वहां छोड़ दिया और अब आजाद उम्मीदवार के तौर पर कटरा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका वो बयान कि मैं रोहित दुबे के लिए चुनाव मैदान में नहीं उतरता, अगर भारतीय जनता पार्टी रोहित दुबे को समर्थन देती, उस बयान के कारण वो जो एक सिंपैथी जुगल किशोर को मिली है, उसके कारण जुगल किशोर आश्वस्त हैं कि मैं कंफर्टेबल हूं। मगर बलदेव शर्मा और उनके साथ बीजेपी का यह दावा है कि इस सीट पर, यह सीट हमारी है और हम ही इस सीट को जीतेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि मुकाबला यहां पर भी कांटे की टक्कर है। अब आप आइए गुलाबगढ़ की सीट के ऊपर, वहां पर एजाज खान का मुकाबला है और एजाज खान कंफर्टेबल है और दूसरे प्रत्याशी भी वहां पर एजाज खान के बराबर की टक्कर के हैं। देखना यह होगा कि जाएगा कहां। फिलहाल ये दो सीटें कटरा और गुलाबगढ़, इन दोनों को लेकर 8 तारीख को पता चलेगा सीटें कहां जाती हैं। और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर, इन 5 जिलों में क्लीन स्वीप करना है। यानी आपका स्ट्राइक रेट 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए अगर आपको जम्मू कश्मीर में उस स्थिति में आना है जहां आप लार्जेस्ट, जहां आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरें। अब आगे बढ़िए। उसके बाद आप जब ये रियासी के जिले से आप बाहर निकले तो रियासी के जिले के बाद अब रामबन में आइए। रामबन की सीट पर बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कंफर्टेबल है और बानिहाल की सीट पर सज्जाद शाहीन, विकार रसूल का मुकाबला है। लेकिन इम्तियाज शान भी कोई कमाल कर सकते हैं क्योंकि वो गूल से आते हैं। हालांकि गूल में जो उनका वोट है वो बहुत थोड़ा सा, और उनकी कामयाबी तब मुमकिन है जब उनको बानिहाल के बाकी इलाकों से भी वोट पड़े। मगर बहरहाल वहां पुराने 2 प्रत्याशी सज्जाद शाहीन और विकार रसूल है, उनके बीच में मुकाबला है। मगर यह भी त्रिकोणीय मुकाबला है और इस मुकाबले में भी कुछ भी हो सकता है। मगर यह सीट बीजेपी के पाले में नहीं आ रही, तो इसका मतलब यह कि यह इंडिया अलायंस की ही सीट है। उसके बाद आप रामबन जिले से निकलिए, आप चलिए डोडा में। डोडा वेस्ट की बात करें तो शक्तिराज परिहार का मुकाबला सीधा सीधा कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ है। वहां पर शक्तिराज परिहार को एज दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी के मुकाबले में जीतने की उनकी संभावनाएं ज्यादा है। अब आप आइए डोडा ईस्ट में। डोडा ईस्ट बड़ी ही टेक्निकल सीट, और इस टेक्निकल सीट के ऊपर अब्दुल मजीद वानी इंडिपेंडेंट डीपीएपी की तरफ से, खालिद नजीब सोहरवर्दी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी, सबसे पहले उनने फॉर्म भरा था, महराज आम आदमी पार्टी की तरफ से, गजय सिंह राणा बीजेपी की तरफ से, रियाज अहमद कांग्रेस की तरफ से। अब ये 4 प्रत्याशी तो 4 धुरंधर हैं, इनका आपस में मुकाबला है। अब अगर इन 4 प्रत्याशियों का वोट आपस में बढ़ता है और कंसोलिडेटेड वोट गजय सिंह राणा को पड़ता है तो गजय सिंह राणा सरप्राइज कर सकते। लेकिन फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है महराज, खालिद नजीब सोहरवर्दी और अब्दुल मजीद वानी के बीच में। और इस त्रिकोणीय मुकाबले का अगर इसमें वोट बड़े नंबर में, बड़ी संख्या में वोट तीनों में बट गया तो खेल बीजेपी के हक में और गजय सिंह राणा एक कंसोलिडेटेड वोट लेकर चुनाव में कमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा इस सीट के ऊपर त्रिकोणीय मुकाबला है। महराज अंतिम चरण में मुकाबले में आए, जो पब्लिक परसेप्शन, जो आम लोगों के बीच में बात है वो ये है फिलहाल डोडा ईस्ट को लेकर। फिर आइए भद्रवाह में, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी महबूब इकबाल, कांग्रेस के प्रत्याशी नदीम शरीफ नियाज और उसके बाद बीजेपी के प्रत्याशी दलीप सिंह। अब आप देखिए वोट बटा महबूब इकबाल और नदीम शरीफ नियाज के बीच में, तो जाहिर सी बात है उसका फायदा दलीप सिंह को हो गया। अब वो 8 तारीख को पता चलेगा कि क्या यह फायदा कामयाबी में बदलेगा कि नहीं।
लेकिन फिलहाल यहां दलीप सिंह बिल्कुल कंफर्टेबल। उसके बाद आप आइए किश्तवाड़ जिले में इंद्रवाल से शुरू कीजिए। इंद्रवाल में प्यारेलाल शर्मा, उनका था कि वो बहुत मजबूत हैं। फिर था कि गुलाम मोहम्मद सरूड़ी वो डीपीएपी छोड़ गए, उसकी वजह से लोग उनसे नाराज हैं, नहीं चलेगा उनका और वो हार जाएंगे और ऐसा और वैसा। और उसके अलावा शेख नासिर पीडीपी के प्रत्याशी, बीजेपी की तरफ से तारिक कीन। अब अभी जो जानकारी वहां से आ रही है वो उसमें यह बताया जा रहा है कि नंबर 1 पे अभी भी गुलाम मोहम्मद सरूड़ी है और इस त्रिकोणीय मुकाबले में संभावनाएं ज्यादा यह है कि गुलाम मोहम्मद सरूड़ी अपने साथी प्यारेलाल शर्मा से थोड़े से वोटों से ज्यादा वोट लेकर जीत जाएंगे और तारिक कीन कंसोलिडेटेड अपना वोट जो उनका है वो वोट लेंगे और वो वोट लेकर उनकी जीतने की संभावना बहुत कम है। यहां पे कोई सरप्राइज हो मुझे लगता नहीं और इस सीट को यूं समझ लीजिए कि आप गुलाम मोहम्मद सरूड़ी के लिए कंफर्टेबल कह सकते हैं, मगर मुकाबले में प्यारेलाल शर्मा है और यहीं पर एक और प्रत्याशी थे जफर इकबाल। उन्होंने भी जबरदस्त मुकाबला किया, बहुत अच्छे वक्ता, यंग हैं, नौजवान हैं, बड़ा लंबा कैरियर है उनका, लोग उनको लेकर कहते हैं वो भी मुकाबले में हैं। पर जब आप जमीन पर लोगों से पूछते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी, लेकिन मुकाबला तो आज भी गुलाम मोहम्मद सरूड़ी के साथ है और वो सबसे मजबूत प्रत्याशी इंद्रवाल से वही है। फिर 2 सीटें किश्तवाड़ और पाडर। पाडर नागसिनी से सुनील शर्मा है, उनका मुकाबला पूजा ठाकुर के साथ है और वहां पर यह बताया जा रहा है कि डायरेक्ट फाइट दोनों के बीच में है, लेकिन एज सुनील शर्मा को इसलिए क्योंकि एक तो पाडर नागसिनी की उन्होंने सीट बनवाई, दूसरा ये कि उन्होंने वहां पर एसटी लाया, तीसरा ये कि उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम भी किया है और चौथा ये कि वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है उनको जितवाने के लिए। तो शेख जफर को लेकर यह कहा जा रहा है कि शेख जफर और सरूड़ी साहब के बीच में टफ मैच है, यह भी मैं आपका पढ़ रहा हूं, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। अब आगे बढ़िए, ये तो यहां तक कहानी हो गई और इस कहानी के बाद हम आते हैं किश्तवाड़। पुराने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और एक ताकतवर उम्मीदवार किश्तवाड़ से सज्जाद अहमद किचलू अगर फिरदौस स्टाफ पीडीपी के एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ वोट्स को लेते हैं और वो वोट अगर उनको मिलता है, लोग कहते हैं 5,000, 4,000, 10,000 जो भी, वो सारा नुकसान सज्जाद किचलू को होगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी का ताल्लुक है, उन्हें कंसोलिडेटेड वोट पड़ा है और वो कंसोलिडेटेड वोट दाएं बाएं कहीं नहीं गया है। तो इसका मतलब इस समय कांटे की टक्कर सज्जाद किचलू और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में है। 8 अक्टूबर को पता चलेगा जीतेगा कौन, मगर यहां 50-50 वाला मामला है, तो यह कहना कि सज्जाद किचलू को एज नहीं है, बीजेपी के प्रत्याशी को एज गलत होगा। दोनों बराबर बराबर हैं और अब 8 अक्टूबर को पता चलेगा यह सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाले में जाती है या इस सीट को बीजेपी ले लेती है। तो यह किश्तवाड़ की सूरत हाल मैंने आपको बताई। उसके बाद चलते हैं रजौरी पुंछ में। अब वो आखिरी जिला है। रजौरी पुंछ का जहां तक ताल्लुक है तो आप पुंछ से शुरू करें तो पुंछ हवेली की सीट के ऊपर एजाज जान कंफर्टेबल है। सुरनकोट में स्वर्गीय सैयद मुश्ताक बुखारी के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने अच्छा खासा वोट लिया है, मगर चौधरी अकरम और शाहनवाज भी मुकाबले में हैं और यहां भी इस त्रिकोणीय मुकाबले में कुछ भी हो सकता है, मगर स्वर्गीय सैयद मुश्ताक बुखारी को यहां पर एज इस बात का है कि पहाड़ी कबीला के लोगों ने यकमुश्त होकर वोट जो है वो सैयद मुश्ताक बुखारी को दिया है। सुरनकोट के बाद अब मेंढर आइए। मुकाबला किसी के साथ भी हो, लेकिन धुआंधार बल्लेबाजी पिछले कई साल से, कई दहाइयों से वहां पर जावेद राणा कर रही। इस बार भी बताया जा रहा है कि जावेद राणा के मध्य मुकाबिल मुर्तजा खान भी हैं, जावेद राणा के मध्य मुकाबिल कई और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मगर जावेद राणा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त बिल्कुल मजबूत दावेदार हैं और ये सीट तो पक्की नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में है। ये दावा मैं नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी यही कह रहे हैं। फिर अब उसके बाद मेंढर से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पुंछ, सुरनकोट, मेंढर, ये 3 सीटें हो गई। उसके बाद आते हैं रजौरी जिला में। रजौरी जिले में
पहले राजौरी की बात करें तो मैंने कहा कि विबोध गुप्ता और इफ्तिखार के बीच में कड़ा मुकाबला है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि इफ्तिखार के हक में जो वोट कंसोलिडेशन हुआ है, उस कंसोलिडेशन के चलते यहां पर इफ्तिखार कंफर्टेबल है। तो इस पूरे जिले में एक सीट कांग्रेस की जिस पर बिल्कुल कंफर्टेबल कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन यू कैन नॉट काउंट आउट विबोध, क्योंकि विबोध आखिरी लम्हे तक लड़ाई लड़ने वाले आदमी है। तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि यह सीट क्या एक नौजवान और एक सरप्राइज कैंडिडेट को मिलेगी। और जब वो आए थे, बड़े सारे लोगों ने उनको लेकर यह कहा था कि इफ्तिखार बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब यूं लग रहा है कि नीरज कुंदन और इफ्तिखार दो वो डार्क हॉर्सेस हैं जो कोई किस्सा पलटने का काम कर सकते हैं। जैसे 2014 की उस मोदी लहर में जम्मू संभाग में बीजेपी ने बिल्कुल स्वीप किया, क्लीन स्वीप किया, लेकिन फिर भी देवेंद्र राणा निकल आए, फिर भी बिश्नाह से एक सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में आई। तो वो सरप्राइजेस 2014 में हुए, तो ये तो 2024 है, इस समय तो परिस्थितियां ही बिल्कुल अलग है। अब आप थोड़ा सा और आगे बढ़िए, अब आप आइए थाना मंडी की सीट के ऊपर। थाना मंडी की सीट के ऊपर धुरंधर खड़े मुजफ्फर खान, एडवोकेट हैं, जज साहब रिटायर हुए थे। दूसरे बड़े प्रत्याशी इकबाल मलक, ये बड़े ताकतवर धुरंधर खिलाड़ी मैदान में वहां से, और तीसरे खिलाड़ी यहां पर है शब्बीर खान। ये तीनों धुरंधर इस इलाके में सबसे ताकतवर प्रत्याशी माने जाते हैं। इनके मुकाबले है कमर चौधरी। अब कमर चौधरी को इस बात का एज है कि गुज्जर बकरवाल समुदाय इस बात पर सरकार से नाराज है कि आपने एसटी जो है वो बांट दिया और हमारा हिस्सा आपने पहाड़ी कबीला को दिया। और पहाड़ी गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कबीला के बीच में जो लड़ाई है, हालांकि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, नहीं होनी चाहिए। लड़ाई होनी चाहिए आगे बढ़ने की, लड़ाई होनी चाहिए तरक्की की, लड़ाई होनी चाहिए तामीर की। तो तामीर तरक्की की लड़ाई तो है नहीं। तो लड़ाई किस चीज की है? लड़ाई है कि जनाब दो समुदाय रहते हैं, एक समुदाय को मिला, दूसरा समुदाय कहता है कि जनाब ये हमारा हक ले गए। तो इस तरह की ये लड़ाई, और इसको तूल देते हैं राजनेता भी, उन्हें इसका फायदा होता है। तो इसके चलते कमर चौधरी कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। मगर इकबाल मलिक का दावा है कि इस सीट पर मैं बिना किसी परेशानी के अच्छी खासी लीड के साथ चुनाव जीतूंगा। मुजफ्फर खान कह रहे हैं कि भाई सीट तो मैं जीत चुका हूं, क्योंकि यहां तो इनकलाब का नारा मैंने लगाया, लोगों का सिंपैथी मेरे साथ कि मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैंडेट नहीं दिया, इसलिए तो मैं जीत रहा हूं। और शबीर खान खामोश है, उन्होंने कोई दावा नहीं किया। उन्होंने कहा भाई 8 अक्टूबर को नतीजा आएगा, पता चल जाएगा। बट लेट अस गिव दिस एज टू पीडीपी कमर चौधरी। और अगर आपने आज तक का सर्वे देखा होगा, उसमें 2 सीटें जम्मू संभाग से पीडीपी को दी गई हैं। एक सीट मेरे अंदाजे से थाना मंडी वाली है और दूसरी सीट बानिहाल वाली। तीसरी कोई सीट मुझे पूरे इस भूभाग, इस जम्मू संभाग में पीडीपी के खाते में जाती नजर नहीं आ रही है। वो भी जब जाएगी, अभी तो गई नहीं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। थाना मंडी के बाद आप आइए मामे बांझे की कॉन्स्टिट्यूंसी बुद्धल। बुद्धल में दोनों ने दमखम जबरदस्त लगाया। मामा जी ने भी कोई कसर बाकी नहीं रखी और भांजे ने भी पूरा मुकाबला किया। और बड़ा अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि जिन मजहबी रहनुमाओं का काम मजहबी रहनुमाई करना था, जिन धार्मिक धर्मगुरुओं का काम लोगों को धर्म समझाना, धर्म बताना और कैसे धर्म पर सही तरीके से चला जा सकता है, वो मैदान में उतर आए। जावेद चौधरी के साथ भी वो मजहबी रहनुमा थे और जुल्फिकार चौधरी के साथ भी थे। और इतना ही नहीं, बल्कि उनकी वीडियोस भी वायरल हुई जिसमें वो साहिबान ऐलानन लोगों को ये कह रहे थे कि जनाब हम फला हैं तो आपको फला के हक में वोट देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बड़े खैरखा और हमारे बड़े हमदर्द। मेरा ये मानना है किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय से आप ताल्लुक रखते हैं, सबसे आसान है वोट लेना धर्म के नाम पर, और बड़ा मुश्किल है वोट लेना काम के नाम पर। तो काम पर फोकस रखिए। धर्म पर वोट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जब ये वोट लेने के बाद आप मस्ती में आ जाते हैं तो फिर लोग सबक भी बड़ा प्यारा सिखाते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सर्वेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के
नेता जावेद चौधरी को एज है जुल्फिकार चौधरी के मुकाबले में। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फ्लॉक ही कहता है कि यह सीट कंफर्टेबली जुल्फिकार चौधरी की झोली में जा रही है। लेकिन वहां के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, वहां की राजनीति को ध्यान में रखते हुए और जो दमखम जावेद चौधरी ने वहां पर लगाया है और जो इंटरवेंशन मियां अल्ताफ का हुआ है और जिस तरीके से अलग अलग मजहबी रहनुमाओं ने समर्थन किया है जावेद चौधरी का, 8 अक्टूबर को जुल्फिकार चौधरी को कुछ सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए। अदरवाइज वो वहां के बाहुबली हैं, वहां के ताकतवर लीडर हैं, लंबे वक्त से वहां के लीडर हैं और अपना मिजाज और अंदाज उन्होंने बदला नहीं। मिजाज और अंदाज उनका आज भी सेम है, राजनीति करने का स्टाइल आज भी उनका सेम है, मगर कहीं भांजाश्री मामाश्री को कुछ सरप्राइज न दे दे। तो यह बात बुद्धल की। अब बुद्धल से हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं कालाकोट सुंदरबनी। कालाकोट सुंदरबनी में भी चाचा भतीजा के बीच में मुकाबला है। अब चाचे भतीजे के इस मुकाबले में चाचा मजबूत दावेदार है, भतीजे की भी दावेदारी है, मगर यहां यह बताया जा रहा है कि चाचा कंपैरेटिवली ज्यादा मजबूत है। और इस सीट को लेकर एक और तमाशा कि कांग्रेस ने यह सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी, जबकि समीकरण सभी यह बता रहे थे कि अगर इस सीट को कांग्रेस को दिया गया होता और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा सुंदरबनी के रहने वाले अगर यहां से प्रत्याशी होते तो त्रिकोणीय मुकाबले में रविंदर शर्मा का जीतना बाकी दोनों प्रत्याशियों के मुकाबले में ज्यादा आसान था। कहानी है। लेकिन कांग्रेस है और कांग्रेस के खेल निराले हैं। आप जम्मू कश्मीर में हैं और आप बीजेपी को देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा और चुनाव के इंचार्ज कौन? तरुण चुग। कहां से आते हैं? पंजाब से। आरपी सिंह कहां से आते हैं? पंजाब से। और 4-5 लोग जो जम्मू में देखरेख कर रहे थे चुनाव की, सब पंजाबी। क्यों? जम्मू बेल्ट में डोगरी बोली जाती है, समझना आसान, तकरीर करना आसान, लोगों के साथ संवाद करना आसान, तो चलिए बगल वाले को यहां भेज देते हैं। और उसकी जगह आप देखिए कि कांग्रेस ने गुजरात में के नेता भरत सिंह सोलंकी को जम्मू कश्मीर का मुखिया बना के भेजा, जिन्हें जम्मू कश्मीर के बारे में और जम्मू संभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं। और वो आ गए और उन्होंने क्या कमाल किए यहां पर। और जब मैंडेट बटा तो वो ऐसे बांटा जा रहा था जैसे वो पार्टी मैंडेट बांट रही है जो केंद्र में सत्ता में है, कांग्रेस कहीं नहीं है। और उसके बाद पार्टी का कमाल ये भी देखिए, गुलाम मोहम्मद सरूड़ी, अब्दुल मजीद वानी, जुगल किशोर शर्मा, कई और लीडर जिनको पार्टी को अपनी पार्टी में वापस लाना चाहिए था क्योंकि सब कांग्रेस के नेता डीपीएपी छोड़ गए थे, वहां पर सुनने में आया कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा इन्होंने पार्टी के खिलाफ बहुत बातें की हैं, इन्होंने पार्टी के लीडर के खिलाफ बहुत कुछ बोला है, हम इनको पार्टी में नहीं लेंगे, हम सुपर कॉन्फिडेंट है कि हम इनकलाब ले आएंगे। 8 तारीख को कितना इनकलाब इन बड़े नेताओं की वजह से कांग्रेस लाएगी वह आपको 8 तारीख को 12 बजे तक पता चल जाएगा। यानी आपके लिए पार्टी हित इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक इंडिविजुअल के ऊपर फंसे हुए हैं कि जी इनके लिए इन्होंने गलत बात की इसलिए इनको पार्टी में हमने लेना नहीं है, डीपीएपी से कोई नहीं आएगा। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी दौड़ने वाले घोड़े को, जीतने वाले घोड़े को पार्टी में लाकर कहती है लो मैंडेट, चुनाव जीतो, हमारा नंबर बढ़ेगा। बहरहाल कांग्रेस है, जो मन करे करो, जैसे पार्टी चलानी है चलाओ, भाई आपकी पार्टी, हमारा काम है विश्लेषण करना, हम करते रहेंगे। और उसके बाद आगे बढ़िए, आइए नौशेरा की सीट के ऊपर कांटे की टक्कर है। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना और सुरेंद्र चौधरी के बीच में कांटे की टक्कर है। और अगर उमर अब्दुल्ला की माने तो 8 अक्टूबर को सुरेंद्र चौधरी भारी बहुमत के साथ जीतने वाले उमर अब्दुल्ला ने कहा। उन्होंने कहा विजयपुर में, कहा कि देख लीजिए सुरेंद्र चौधरी को, इस शख्स को पहचान लीजिए, 8 अक्टूबर को इसको याद रखिएगा कि यह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को उनके गढ़ में हराने जा रहे हैं। ये दावा जो है उमर अब्दुल्ला ने किया है, पर जमीन बताती है कि वहां पर भी मुकाबला इन दोनों प्रत्याशियों के बीच में है। लेकिन सुरेंद्र चौधरी मजबूत नजर आ रहे हैं। देखना यह होगा कि क्या ये कागजी घोड़े जो दौड़ाए गए ये ठीक है या कहानी कुछ और है। तो ये राजौरी पुंछ का मैंने आपको सभी सीटों का आंकलन लगा के बता दिया कि वहां पर पुंछ की सीट के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस, सुरनकोट में बीजेपी, उसके बाद मेंढर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, नीचे बुद्धल में नेशनल कॉन्फ्रेंस,
थाना मंडी में पीडीपी, राजौरी में कांग्रेस जो लग रहा है, कालाकोट सुंदरबनी में भारतीय जनता पार्टी, नौशेरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये समीकरण वहां के लग रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा संभव नहीं है भाई। ये तो एग्जिट है, वो एग्जैक्ट है, तो जब एग्जैक्ट पोल आएगा तब पता चलेगा, मगर कोई आसान खेल नहीं है। तो खेल आपको मैंने सारा बता दिया, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर जो आंकलन हुआ है, जो एग्जिट पोल्स ने कहा है, वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब इन एग्जिट पोल्स के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बन सकती है, इसकी संभावना है, लेकिन बिना पीडीपी के समर्थन के नहीं बनेगी, ऐसा बताया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि हम कंफर्टेबल है, हमें किसी तीसरे पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना यह होगा कि 8 अक्टूबर को 12 बजे किस पार्टी के हक में क्या आता है, और उसके बाद जोड़तोड़ शुरू होगा और कौन क्या करता है। मगर एक बात तो तय है कि अगर बात आई पीडीपी के समर्थन की, तो सूत्र यह बताते हैं कि यह बिल्कुल हार्ड बार्गेन वाला मामला होगा। यानी पीडीपी इस बात का ख्याल करते हुए कि जो हमारी हालत हुई है बीजेपी के साथ अलायंस करने के बाद, नई सरकार का हिस्सा बने कि ना बने, इस पर लंबा चौड़ा चिंतन मंथन करेगी और उसके बाद फैसला लेगी, ऐसा लग रहा है। क्या रोल होगा अवामी इत्तेहाद पार्टी का? क्या कोई सरप्राइज स्प्रिंग करेंगी तीन पार्टियां, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामी? क्या ही कोई सरप्राइज स्प्रिंग करेंगे? 8 तारीख को हमारी इस पर नजर होगी, और बिल्कुल 12 बजे जब सभी नतीजे आए, तो इस 12 बजे सभी नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद दोबारा आपसे जुड़ेंगे और इस पर और चिंतन मंथन करते रहेंगे। बाकी कोई भी राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए, एक बात तो तय है कि आप केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं, और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में जब आप सरकार बनाएंगे लगभग 8 साल के अंतराल के बाद, तो आपकी जिम्मेदारियां भी 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। बहुत सारे युवक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी, इन सभी के दफ्तरों में चक्कर लगाते रहते हैं, इनकी उम्मीदें आपसे बड़ी वाबस्ता है। आप आएंगे तो एज रिलैक्सेशन करेंगे, आप आएंगे तो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए जो फॉर्म बंद हुए हैं, आप दोबारा उनको ओपन करवाएंगे, और ओपन करवाकर दोबारा से बच्चों को मौका मिलेगा रिक्रूटमेंट पार्टिसिपेट करने का। और नंबर 3, आप एज लिमिट को एनहांस करके 40 साल तक ले जाएंगे, ताकि सभी बच्चों को मौका मिले। डेली वेजर इंतजार में है कि आप आएंगे तो उनको रेगुलराइज करेंगे। बिजली के बिल जिनके मोटे मोटे आ रहे हैं, वो इंतजार में है, आप आएंगे तो पहली कैबिनेट में 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जमीन पर जमींदार इस इंतजार में आप आएंगे तो जो आपने वादे किए हैं, आप उन सारे वादों को पूरा करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की शुरुआत होने जा रही है। जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र की शुरुआत 8 अक्टूबर 2024 को होगी। कोई भी पार्टी चुनाव जीते, मगर जम्मू कश्मीर में सौहार्द का माहौल बना रहे, जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी रहे, और जम्मू कश्मीर के युवाओं की जो परेशानियां, जिसके चलते उनको वेब पोर्टलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो सारी परेशानियां उनकी दूर हो, ताकि उनको वेब पोर्टलों के और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत ना पड़े। दोबारा से एग्जिट पोल साफ तौर पर बता रहे हैं कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 बड़ी पार्टियां बनकर उभरेंगी, मगर मामला यूं होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इंडिया अलायंस संभवतः जम्मू कश्मीर में कंफर्टेबली सरकार बना सकते हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी, तो अगर जरूरत पड़ी तो पीडीपी बाहर से समर्थन भी दे सकती है। तो देखना यह होगा कि 8 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति किस करवट बैठती है।